तो इम्प्लांट एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। इम्प्लांट काफ़ी तरह के इम्प्लांट्स होते हैं बेसिकली। जो हम यूजुअली 90% डॉक्टर्स करते हैं वो एंडोस्टेल इम्प्लांट्स होते हैं। एंडोस्टेल का मतलब होता है जो हड्डी के अंदर डाले जाते हैं। एक होते हैं सब पेरियोस्टेल, तो जो हड्डी के ऊपर लगाए जाते हैं, जिसमें जैसे जहाँ पे हड्डी नहीं होती। बेसिकली इम्प्लांट क्या होता है कि हमारी जो हड्डी होती है जबड़े की, लोअर जॉ और अपर जॉ, जिसमें इम्प्लांट प्लेस करे जाते हैं, तो उसके अंदर वो इम्प्लांट जाता है। वो रफ सरफेस होता है तो उसमें बोन डिपॉजिट होती है और वो रिजिड हो जाता है। रिजिड मतलब कि वो लोड ले सकता है। ठीक है। जब हम ड्रिल करते हैं तो क्या होता है कि उसके अराउंड एक स्पेस बन जाता है। जो ड्रिल हमने करी तो वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गया। तो वो हम उसमें थ्रेड्स होते हैं इम्प्लांट में। तो थ्रेड्स जब गए तो उन थ्रेड्स के बीच में बोन डिपॉजिट हो जाती है, जिससे कि वो रिजिड हो जाता है। उसके ऊपर हम क्राउन लगा देते हैं। एक स्क्रू होता है उसके अंदर, इंटरनल हैक्स जिसको हम कहते हैं, और उस पर कैप लग जाती है, जिसको पेशेंट की भाषा में बोलते हैं ना कि च्यू कर सकते हैं। कैप, उसके ऊपर जो खाली स्पेस आपको रहता है उसकी जगह एक दांत जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्राउन हम कहते हैं, वो आ जाता है। और उससे पेशेंट इजीली जैसे अपने टूथ से च्यू करता है वैसे वो च्यू कर सकता है। तो कौन सी सिचुएशन में इम्प्लांट हमें कराना चाहिए? जहाँ पे भी किसी कारणवश किसी पेशेंट का टूथ मिसिंग है, या कभी एक्सट्रैक्ट हो गया, या फ्रैक्चर्स, कुछ लोग जैसे क्या करते हैं कि कोई भी हार्ड चीज़ खा रहे हैं और बाई चांस टूथ ऑलरेडी वो ब्रेक हुआ हुआ था कहीं से और वो बीच से फ्रैक्चर हो गया, तो उन केसेस में टूथ एक्सट्रैक्ट होता है। तो वहाँ पे एक स्पेस बन जाता है। अब स्पेस बनने से दिक्कत क्या है कि लेट्स से कि हम एक सिनेरियो लेते हैं कि हम वहाँ पे इम्प्लांट नहीं प्लेस करते हैं और उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हम देखते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो आगे और पीछे वाले टूथ होते हैं वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे स्पेस होता है, और ऊपर वाला जो हमारा टूथ होता है उसमें ग्रेविटी एक्ट करती है तो उससे वो नीचे आने लग जाता है। तो वहाँ पे स्पेस जो है वो धीरे धीरे बंद होने लग जाता है। और एक टूथ को एक्सट्रैक्ट होने से सारी जो टूथ की अलाइनमेंट है वो धीरे धीरे समय के साथ खराब हो खराब जाती है। होती है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें वहाँ पे कोई ना कोई स्पेस मेंटेनर, जैसे कि चाहे हम फिक्स में इम्प्लांट देते हैं या ब्रिज दें, या फिर कोई आरपीडी निकालने चढ़ाने वाले जो डेंचर्स होते हैं वो दे, तो वो उसी स्पेस को मेंटेन रखता है। तो अब जहाँ पे बोन अच्छी है, टूथ एक्सट्रैक्ट हुआ और बोन का कोई लॉस नहीं है, तो वहाँ पे हम इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। लेट्स से एक सिनेरियो लेते हैं कि जहाँ पे बोन नहीं है, तो जब हड्डी नहीं है कहीं पे, तो हड्डी पतली है, तो उन सिनेरियोज में क्या होता है कि उन सिनेरियोज में हम आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग करते हैं। अब ग्राफ्टिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो वो हम हड्डी को पहले बनाते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारी हड्डी का एक डायमीटर होता है कि जो जितनी ज़्यादा अच्छी चौड़ी हड्डी होगी उतना अच्छा, उतना चौड़ा इम्प्लांट हम डाल सकते हैं, क्योंकि जितना चौड़ा इम्प्लांट होगा और लेंथ में जितना बड़ा इम्प्लांट होगा उतना ही वो लोड बियर कर सकता है। और मुंह के अंदर जो हमारी जो फोर्स होती है वो लगभग 350 450 किलोग्राम तक की फोर्स मेजर हुई है। जब इतनी हाँ, ज्यादा? हाँ जी, जब हम खाना खाते हैं या च्यू करते हैं कोई भी एक्सेसिव हार्ड चीज़ है कुछ, तो 350 किलोग्राम तक की फोर्स जो है हमारे जॉज में जनरेट होती है। वो बहुत ज़्यादा फोर्स होती है। बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, बस डेंटल इम्प्लांट में और नॉर्मल टूथ में बस एक ही डिफरेंस है। वो क्या? डिफरेंस क्या है? जब इम्प्लांट हड्डी के अंदर ऑस्टियो इंटीग्रेट, मतलब पूरा हड्डी उसके चारों तरफ बन जाती है, तो वो मूव नहीं कर सकता। अब हमारा जो टूथ होता है भगवान ने वो इस तरह से बनाया है, उसके अंदर कुशन होता है। बोन और टूथ के बीच में एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम पीडीएल कहते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट। तो वो करता क्या है, जब आप खाना खाते हैं तो कुशन की तरह बहुत हल्का सा कंप्रेस होता है। बट इम्प्लांट में वो चीज़ नहीं होती, वो कंप्रेस नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसका जो ऑक्लूजन, जब ऑक्लूजन दिया जाता है तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करी जाती हैं। बस ये एक डिफरेंस होता है। बाकी इसके अलावा आपको कोई फील में, दिखने में कोई डिफरेंस फील नहीं होता सब है। कुछ सेम होता है। सब कुछ सेम बस होता है। एक ये छोटा सा हाँ, डिफरेंस है। ये छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो भी आप अगर ऑक्लूजन ठीक रखते हैं उसका, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं करता है, तो मतलब क्या ये उसकी। पेनफुल होता है? नहीं, ये पेनलेस सर्जरी होती है। अगर एनेस्थीसिया आपका परफेक्टली फाइन काम कर रहा है तो पेशेंट वुड बी लाइक कि बस मतलब जैसे हंसते हुए आते हैं तो हंसते हुए ही चेयर से उठते हैं। इतना मतलब इजी है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पेनफुल है या कुछ है। हाँ, फुल माउथ के केसेस में थोड़ा सा, क्योंकि उनके ड्यूरेशन ऑफ सर्जरीज लंबी होती है। हम जैसे आप बात करें कि 60+ या 70+ जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें होता क्या है कि सारे
टूथ एक एक करके लोग निकलवाते जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है और वो रिटेन होते नहीं है, चाहे XYZ कोई भी पेरियोडोंटल रीजन की वजह से। तो उन केसेस में, जब फुल माउथ केसेस होते हैं, फुल माउथ केसेस में जैसे क्या होता है कि 4 6 8 इम्प्लांट एक जॉ में प्लेस करे जाते हैं, डिपेंडिंग की बोन की अवेलेबिलिटी कैसी है। तो उस केसेस में थोड़ी सर्जरीज वो लंबी होती हैं, तो थोड़ा सा पेनफुल मैं नहीं कहूँगा। हाँ, लंबी कोई भी सर्जरी होती है तो हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि सब लोकल एनेस्थीसिया में होती है, तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेन नहीं। पेन कम्प्लीटली नॉर्मल रहता है। तो कितनी लंबी सर्जरी तक हो जाती है? आप मान के चलिए, अगर हम फुल माउथ केसेस कर रहे हैं और सेम डे पे हम टीथ दे रहे हैं, यूजुअली आजकल क्या है कि हम जैसे आज हमने सर्जरी करी तो विद इन 24 आवर्स हम फिक्स टीथ उसके ऊपर दे सकते हैं, उसके ऊपर हम डेंचर रेडी रखते हैं। और वो सर्जरीज हमारी आप मान के चलिए 2 से 3 घंटे, कुछ कई बार तो 4 4 घंटे भी खिंच जाती हो। और शॉर्ट कितने टाइम तक रहती है, मतलब सबसे छोटी कितने देर में हो जाती है? हार्डली 5 मिनट्स। बस। 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में इम्प्लांट प्लेस हो जाता है, हार्डली। एनेस्थीसिया दिया और उसके बाद जस्ट प्लेस द इम्प्लांट, दैट्स इट। सो ड्रिल कीजिए और इम्प्लांट के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ये हैं कि जो यूजुअली हमारी बॉडी है, जो उसकी फिजियोलॉजी है, वो ये है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल मास जो है वो मेंटेन रहता है। आपने सुना होगा कि 40 के बाद वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, या जो लोग खेलते हैं उनको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल को देते हैं तो मसल का जो मास है वो मेंटेन रहता है, राइट। तो ऐसे ही हमारी बोन के लिए भी है। तो बोन में जब उस पर लोड पड़ता रहेगा तो बोन का जो डिपोजिशन या टर्नओवर रेट है वो मेंटेन रहता है। लेट्स से कि बोन पे कोई आप लोड नहीं डाल रहे हैं तो होगा क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोन क्या है, रिजॉर्प्शन होता है। जैसे जो डेंचर वेयरर्स होते हैं तो उनमें साल दर साल उनमें जो हड्डी होती है जबड़े की, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जब वो कम होती चली जाएगी तो उसमें फिर आगे चल के किसी डेंचर पहनने में भी दिक्कत आती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी जो बोन है उस बोन को वो मेंटेन रखता है। और सेकंड बेनिफिट तो है ही कि आप उससे खाना च्यू कर सकते हैं, आपको बिल्कुल वैसे ही फील होगा जैसे नेचुरल टूथ से फील होता है। आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा डिफरेंस कि यहाँ पे मेरा दांत निकला था या कुछ भी ऐसा। मतलब कुछ पता ही नहीं चलता? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल फील होता है, कोई भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको इम्प्लांट नहीं कराना चाहिए? इम्प्लांट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कुछ पेशेंट्स के लिए, जैसे जिन पेशेंट्स में 8.5 से HB1AC जो हमारा होता है, शुगर जो होती है, अगर वो 8.5 से अबव है तो उन केसेस में हम मना करते हैं इम्प्लांट। उससे नीचे हम इम्प्लांट कर सकते हैं। शुगर कंट्रोल जिन पेशेंट में, उनमें अनकंट्रोल्ड शुगर जिनमें होती है और दवाई से भी नहीं कंट्रोल हो पा रही है, उन पेशेंट में, या कुछ ऐसे जो कीमो वाले पेशेंट्स होते हैं जिनमें कीमो चल रही होती है ना, कैंसर के लिए जो दी जाती है कीमो, उस तरह के उन पेशेंट्स में। और जहाँ पे बोन की अवेलेबिलिटी नहीं है और पेशेंट सेकेंडरी प्रोसीजर नहीं कराना चाह रहा, मतलब बोन ग्राफ्टिंग नहीं कराना है, क्योंकि बोन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि वो मल्टी स्टेज प्रोसीजर होता है। मतलब आज आपने बोन ग्राफ्टिंग करी, हड्डी लगाई आर्टिफिशियल, तो उसे बनने में 4 से 6 महीने लगते हैं। जब 4 से 6 महीने में वो हड्डी बन जाएगी, फिर आप इम्प्लांट प्लेस करेंगे, फिर उसके ऊपर कैप लगती है, क्राउन लगता है। तो वो थोड़ा सा साल भर प्रोसीजर खींच जाता है। तो उतना अगर कोई वेट नहीं कर सकता तो उन लोगों के लिए इम्प्लांट नहीं है। तो डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं वो करा सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट करा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनका 8 से कम है HB1AC। अच्छा, 8 से कम है जब भी करा सकते हैं? हाँ, उससे कम होना चाहिए तो डेफिनेटली। सो इम्प्लांट में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? इम्प्लांट में बेसिकली 3 से 4 तरीके के मटेरियल यूज होते हैं। जो सबसे कॉमनली मैंने आपको एंडोस्टेल बताया था, उसमें टाइटेनियम यूज होता है। यूजुअली जो हम यूज करते हैं टाइटेनियम, वो ग्रेड 4 या ग्रेड 5 टाइटेनियम होता है, ठीक है। और इसके अलावा जिरकोनिया के इम्प्लांट्स होते हैं, इसके अलावा सिरेमिक के इम्प्लांट्स होते हैं, और एक स्टेनलेस स्टील में भी यूज़ होते हैं इम्प्लांट। बट ज़्यादातर जो इम्प्लांट हैं वो टाइटेनियम के होते हैं, क्योंकि वो बायो इनर्ट होता है। उससे रिएक्शंस जो हैं, आज तक जो, अगर आप पबमेड का इंडेक्स जनरल कोई देखेंगे तो उसमें बहुत कम रिपोर्टेड केसेस हैं जिससे कि उसको कोई रिएक्शन हुई हो। क्योंकि इम्प्लांट से बस एक ही चीज़ है कि वो क्रॉस रिएक्शन कर सकता है, बट वो ऐसा है कि लाख में एक पेशेंट के लिए, मतलब बहुत लाख कम में, हाँ, मतलब रेस बिल्कुल वाला। नेग्लिजिबल है। मतलब आप कोई डेटा उठा के देखेंगे तो आपको शायद ना मिले, वो मिलेगा भी तो उसके n नंबर ऑफ रीजन्स हैं। और उसका पता कैसे चलता है कि वहाँ पे ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो जिंजाइवा होता है, जहाँ पे जब हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो हड्डी के ऊपर एक हमारा जिंजाइवा फॉर्म होता है, जिंजाइवा रहता है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि उसके अराउंड जहाँ कैप लगती है तो इन्फ्लेमेशन आ जाती है उसके अराउंड।